नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार भारत आपके सामने एक और वीडियो लेके उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि हमने कल एक नई सीरीज़ की शुरुआत की थी जिसमें हम 10th क्लास की जो एसएसटी है, जो सामाजिक विज्ञान है, उसको डील कर रहे हैं। ऑलरेडी एक जो वीडियो है इस पे मैं कल डाल चुका हूँ। 10th क्लास में अभी हमने जो स्टार्ट किया है वो है लोकतांत्रिक राजनीति। मीन्स राजनीतिक विज्ञान का जो पार्ट है वो हमने शुरू कर रखा है। उसका जो पहला जो लेसन है, पहला जो पार्ट है, सत्ता की साझेदारी, उसका एक टॉपिक ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं कि बेल्जियम क्या है, बेल्जियम की प्रॉब्लम्स क्या है, बेल्जियम जो देश है वो दुनिया के किस कंटिनेंट में है और उनकी जो समस्याएं थी उनको किस तरीके से वहाँ की सरकार ने डील किया और किस तरीके से उन सब समस्याओं को हल किया गया वहाँ के लोगों के द्वारा और वहाँ की सरकार के द्वारा। तो आज हम उसी चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे, जो कि है श्रीलंका। अगर हम बात करें श्रीलंका की, तो भारत के दक्षिणतम जो बिंदु है उसके आसपास ही ये सिचुएटेड है। इसके बहुत अगर नज़दीक की बात करूँ तो तमिलनाडु है, वो इसके बहुत ज़्यादा नज़दीक है। और भारत और तमिलनाडु के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। जो कुछ जल धाराएं हैं जैसे पाक जल संधि है या मन्नार की खाड़ी है, दोनों के द्वारा ही हम श्रीलंका के साथ अटैच हैं, जुड़े हुए हैं। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए हम शुरुआत करते हैं श्रीलंका की, कि श्रीलंका में जो जातीय बनावट है वो कैसी है, उनके बीच क्या समस्याएं हैं और इस समस्या को लेकर क्या वो लोग, उनके द्वारा क्या किया गया है, उन लोगों ने कौन सी समस्याओं पे काम किया है या कौन कौन से उन्होंने अपने संविधान में बदलाव किए हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आज का टॉपिक आपको दिखाई दे रहा है, श्रीलंका जो कि हमारा पड़ोसी देश है। अब बात करते हैं कि जो श्रीलंका था वो आज़ाद हुआ 1948 में, 1948 में श्रीलंका आज़ाद हुआ। और अगर हम इसको कंपेयर करें हमारे स्टेट हरियाणा के साथ, तो इसकी जो जनसंख्या है वो करीब करीब 2 करोड़ है, जो कि हमारे हरियाणा के बराबर है। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो श्रीलंका है उसकी जो पॉपुलेशन है वो हरियाणा के इक्वल है, उसके ही आसपास है या उसके ही जितनी है। फिर बात आती है कि श्रीलंका के एरिया की अगर बात करें तो एरिया वाइज श्रीलंका जो है वो हरियाणा से काफ़ी बड़ा है। अब बात कर लेते हैं कि श्रीलंका के अंदर जो लोग रहते हैं, मीन्स जातीय जो बनावट है, मीन्स कि श्रीलंका में कौन कौन से जाति के लोग रहते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं सिंहाला की, जो सिंहाला है वो श्रीलंका की मुख्य जाति है और लगभग 74%, लगभग 74% जो टोटल जनसंख्या है उसका सिंहाला लोग हैं। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं कि टोटल जितनी जनसंख्या श्रीलंका की है, मान लीजिए कि श्रीलंका की जो कुल जनसंख्या है वो 100 है, तो 100 में से कम 74 लोग ऐसे हैं जो कि सिंहाला या सिंहाली जो जाति है उससे संबंध रखते हैं या उससे बिलोंगिंगनेस रखते हैं। अब बात करते हैं दूसरी जाति की, जो कि है तमिल। वहाँ ऐसे लोग जो तमिल भाषा बोलते हैं। अब बात करें कि मान लीजिए कि श्रीलंका की जो टोटल जनसंख्या है वो है 100, तो तमिल लोगों की उसमें कितनी जनसंख्या, 100 में से लगभग 18 जो लोग हैं वो लोग तमिल भाषा बोलते हैं। और जो तमिल भाषी लोग हैं उनको भी आगे 2 भागों में बांटा गया है। आगे उनके 2 ग्रुप बनाए गए हैं। एक जो ग्रुप है वो ग्रुप है श्रीलंकाई तमिल, मीन्स ऐसे लोग जो श्रीलंका के हैं बट वो तमिल भाषा बोलते हैं। उनकी जो जनसंख्या है वो है 13%। अब बात करते हैं दूसरे इस ग्रुप की, भारतीय तमिल। ऐसे लोग जिनको आज से हजारों साल पहले श्रीलंका में खेतों में काम करने के लिए ले जाया गया और
एक लंबे टाइम तक वो लोग वहीं रहे और वहीं रहने के बाद में वहीं वो बस गए, वहीं उन्होंने अपनी शादियां कर ली और एक लंबे टाइम के बाद में जो उनका परिवार था पूरा का पूरा वहीं रहने लग गया। तो ये जो लोग हैं वो भारतीय तमिल हैं जिनकी जनसंख्या है वो है 5%। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो कुछ जो संख्या है वो रह जाती है, तो बाकी के जो लोग बच गए हैं वो लोग हैं लगभग 7%। यहाँ जो है सिंहाली प्लस तमिल भाषा, मीन्स यहाँ कुछ ईसाई लोग हैं जो ना तो पूरी तरीके से तमिल भाषा बोलते हैं और ना ही पूरे तरीके से सिंहाली भाषा बोलते हैं, वो दोनों ही भाषाओं को बोलते हैं। मीन्स अगर हम देखें तो श्रीलंका की जो जातीय संरचना है वो भी कहीं ना कहीं बेल्जियम की तरह ही हमें दिखाई देती है। अब देखिए तमिल के अंदर जो सिंहाला जो लोग हैं उनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए उन लोगों का ऐसा मानना है कि सारे अधिकार उन लोगों के अंडर होने चाहिए, सरकार भी उन लोगों के अंडर काम करे और जो दूसरे लोग हैं चाहे वो तमिल भाषा बोलने वाले लोग हैं चाहे वो ईसाई लोग हैं उन लोगों को ज़्यादा अधिकार ना दिए जाएं। अब इस बात को लेकर उनमें विवाद है। सिंहाला लोगों का मानना है कि सारे अधिकार उनके पास हो, बट जो तमिल भाषा बोलने वाले लोग हैं उनका ऐसा मानना है कि कुछ अधिकार उनको भी मिलने चाहिए। अब अपने अधिकारों के लिए इन दोनों में लगातार विवाद बना हुआ है, समस्याएं बनी हुई है और इसीलिए दोनों के बीच पिछले काफ़ी टाइम से, मीन्स अगर मैं बात करूं 1948, तो यहाँ अगर हम बात कर लें कि 1950 में के बाद, मीन्स 1950 के बाद इन दोनों समुदायों के बीच लगातार बैर भाव बना हुआ है और हजारों लोगों की जानें भी गई हैं। अब देखिए जब ये समस्या लगातार बनी हुई है तो इसका हल भी निकाला जा सकता है, पर श्रीलंका में बेल्जियम की तरह ऐसा नहीं हो पाया। कारण सीधा सा है कि जो तमिल लोग हैं वो अपनी बातों को लेकर अड़े हुए हैं और जो सिंहाला बोलने वाले लोग हैं वो अपनी बातों को लेकर अड़े हुए हैं। इसीलिए जब 1950 के बाद श्रीलंका में जब सिंहाला लोगों की सरकार बनी तो इस सरकार ने किया क्या, अपने रहते हुए 1956 में एक कानून पास करवा लिया, एक बिल पास करवा लिया और इस कानून में दो बातें कही गई। पहली बात कि जो सिंहाली जो भाषा है उसे राष्ट्रभाषा या राजभाषा बनाई जाएगी। राजभाषा मतलब कि जितना भी काम होता है सरकार के अंडर वो सारा का सारा काम सिंहाली भाषा में किया जाएगा, ना कि किसी दूसरी भाषाओं में। दूसरा कि जो सिंहाली जो लोग हैं वो बौद्ध धर्म को काफ़ी मानते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि हमारे जो स्टेट है या हमारे देश में जो बौद्ध धर्म है उसका संरक्षण किया जाएगा, उसको और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा या उसी धर्म के लोगों को ज़्यादा सुविधाएं दी जाएंगी। उम्मीद है आप लोग इन सब चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। एक बार मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं ताकि आप लोग इस सारे कंटेंट की स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए कि सिंहाला जो सरकार थी उन्होंने कानून पास कर लिया। जब कानून पास कर लिया गया तो जो लोग तमिल भाषा बोल रहे थे या तमिल स्पीकिंग जो लोग थे उनके बीच और सिंहाला के बीच जो विवाद था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जब विवाद बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है उनके बीच लड़ाई झगड़े भी होंगे। जब उनके बीच लड़ाई झगड़े हुए तो हजारों लोगों की जानें गई इस संघर्ष में। कारण सीधा सा कि तमिल जो बोलने वाले लोग थे उन लोगों का ऐसा मानना था कि सरकार उनके लिए कुछ खास सुविधाएं
प्रदान करे, चाहे वो राजनीतिक पार्टी बनाने की बात हो, चाहे उनको काम देने की बात हो या रोजगार देने की बात की जाए, या बात करें उनके अधिकारों की, या हम बात करें उनके भाषा की, कि उनके साथ जो भेदभाव किए जा रहे हैं वो ना किए जाएं। ये मुख्य मांगे रही तमिल बोलने वाले लोगों की। एक बार मैं मांगों को फिर दोहरा देता हूँ। उनका ऐसा मानना था कि उनके लिए राजनीतिक पार्टी की स्थापना की जाए, और ऐसा हुआ भी, उन्होंने की भी। इसके साथ उन्होंने कहा कि हमारे लिए एजुकेशन और हमारे लिए जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो अच्छी होनी चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हमें भी सिंहाला लोगों की तरह ही अधिकार मिलने चाहिए। अब इन सब बातों की उन्होंने डिमांड की और लगातार वो इसकी मांग करते आ रहे थे। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, 1980 के दशक में उन्होंने एक राजनीतिक पार्टी बनाई, और जो राजनीतिक पार्टी बनाई तो उसे इलम का नाम दिया गया, या तमिल इलम का नाम दिया गया। तमिल इलम जो होता है, इलम का मतलब होता है एक तरीके की सरकार या एक तरीके की गवर्नमेंट। अब देखिए कि तमिल जो लोग थे वो लगातार अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे, और सिंहाला जो लोग थे वो इस पक्ष में नहीं थे कि उन लोगों को अधिकार दिए जाएं। इसलिए लगातार उनके बीच संघर्ष बना रहा, और इसी संघर्ष के चलते हजारों लोगों की जानें गई, और उन्होंने जो अपनी समस्याएं थी उनको आज भी हल नहीं किया है। इसलिए लगातार जो श्रीलंका है उसमें दोनों पक्षों के बीच, मीन्स एक वो लोग जो तमिल भाषा बोलते हैं और एक वो लोग जो सिंहाली भाषा बोलते हैं, इनके बीच लगातार विवाद बना हुआ है, और इसी विवाद के चलते उनमें संघर्ष है, उनमें लड़ाइयाँ होती है। श्रीलंका की बाउंड्री के अंदर ही दोनों के बीच जो युद्ध हो रहा है, जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उसे मारकाट लगातार हो रही है और लोगों की जानी जा रही है। इसी प्रक्रिया को श्रीलंका का गृह युद्ध भी कहा जाता है, और इंग्लिश में इसे कहा जाता है सिविल वॉर। तो कई बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि श्रीलंका का गृह युद्ध क्या है। तो आपको अभी तक की जो मैंने प्रोसेस बताई कि सिंहाला के बीच और तमिल बोलने वालों के बीच जो विवाद है, अपने अधिकारों को लेकर, अपने एजुकेशन को लेकर, अपनी सरकार को लेकर, वो सारा जो विवाद है उस विवाद को ही गृह युद्ध का नाम दिया जाता है। अब देखिए कि श्रीलंका में इतना कुछ है। अगर हम जिस भी स्टेट में रहते हैं भारत के, तो जनरली हम एक चीज सोचते हैं कि श्रीलंका जो है वो भारत के इस हिस्से में पड़ता है, एक छोटा सा देश है, पर इतने विवाद होने के बाद भी, इतनी सारी समस्याएं होने के बाद भी, अगर मैं बात करूं श्रीलंका के कुछ खास चीज़ों के बारे में, तो वो भारत से कहीं ज़्यादा अच्छा है। किन किन चीज़ों के बारे में? अगर मैं बात करूं श्रीलंका के आर्थिक विकास की, मीन्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, तो वो भारत से कहीं ज़्यादा अच्छा है। श्रीलंका की जो शिक्षा है, मीन्स जो श्रीलंका की शिक्षा पद्धति है वो भारत से काफ़ी अच्छी है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं हेल्थ की, मीन्स हॉस्पिटल्स की, डॉक्टर्स की, या उनकी मेडिकल फैसिलिटीज़ की, तो भारत से कहीं ज़्यादा अच्छी है। अब देखिए श्रीलंका हमसे कुछ एरियाज में तो बहुत अच्छा है, कुछ क्षेत्र में श्रीलंका हमसे बहुत अच्छा है, बट श्रीलंका में आज भी वहाँ के सामाजिक क्षेत्र को लेकर, वहाँ के सांस्कृतिक क्षेत्र को लेकर, और वहाँ के कुछ हिस्सों में आर्थिक क्षेत्र को लेकर विवाद बने हुए हैं, समस्याएं बनी हुई है। मीन्स श्रीलंका अपनी जो परेशानियां हैं
अपनी जो प्रॉब्लम है उनको आज भी हल नहीं कर पाया है। लगातार वो समस्याएं बनी हुई है। चाहे हम बात करें 1948 की, जब श्रीलंका आज़ाद हुआ था, और चाहे हम बात कर लें आज 2020 की, श्रीलंका की समस्याएं ऐसे के ऐसे बनी हुई है। वो बेल्जियम की तरह अपनी समस्याओं को हल नहीं कर पाया है। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। और कल हम डिस्कस करेंगे कि एक अच्छी सरकार क्या होती है, किस तरीके की सरकारें ज़रूरी है। अच्छी सरकारें होती है उनमें जो शक्तियां हैं उनका विभाजन कैसे होता है, या सरकारें होती है वो किस किस तरीके से समस्याओं को हल कर सकती है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।